आपने अभी एक बयान दिया कि कौरव और पांडवों का परिवार भी एक था और सामाजिक तौर पर भले ही हो मगर राजनीतिक तौर पर शायद अभी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि चौटाला परिवार के एक होने के कोई संकेत इन फ्यूचर में नज़र आ सकते हैं? लग सकता है आपको चौटाला साहब के बाद चौटाला परिवार एक होना चाहिए? देखो गुरविंदर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ना बहुत पुरानी बात हो गई है। 5 साल तक इस जद्दोजहद में निकल गए और आगे भी फिर हम हरियाणा प्रदेश का नुकसान नहीं चाहते हैं इस जद्दोजहद में पड़ के। और जो मैंने बात कही वो मेरा एक सांकेतिक जो बात थी कि समाज में हर घर में ये बात है। आज आप 2 भाई एक जगह है, कल को आप लोगों को अलग होना होगा। आप अपने फादर से अलग होंगे, आप अपने चाचा से अलग हुए होंगे, आपके फादर भी हुए होंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो समाज की है। अगर मेरा जो ये उदाहरण देने का भी यही एक तात्पर्य था कि परिवार एक होने से नहीं होता। आपकी विचारधारा कहाँ है, आपकी विचारधारा किसके साथ है, कौन सी पार्टी के साथ है। हमारा परिवार तो वो है जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को फॉलो करता है, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष में उनके साथ संघर्ष कर रहा है, अभय सिंह जी चौटाला का हौसला अफजाई कर रहा है, क्योंकि वो इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं। तो बात विचारधारा की है। और जो जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो एक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षा नहीं होती तो अलग ही नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज़, आज एक चीज़ फैलाई जा रही है कि एक हो जाएंगे तो हरियाणा प्रदेश में बहुत बढ़िया हो जाएगा परिवार के लिए। यहाँ परिवार को नहीं देखना, हमें प्रदेश को देखना है। और अगर अलग ही ना होते तो गवर्नमेंट बनती ना। तो सवाल ये है, तो इसलिए मैंने ये बात कही कि इन चक्करों में ना पड़ के एक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मजबूत बनाएं। जो कि कौन सबसे मजबूत सुप्रीमो आपको नज़र आता है? देखिए, एनएलडी की तो एक प्रथा रही है कि जब भी कोई भी डिसीजन हो, राजनीतिक डिसीजन, तो पार्टी के पदाधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्व से पूछ के किया जाता है। इवन अगर कहीं टिकट भी देनी है तो वो भी पूछ के दी जाती है। से लेके विधानसभा तक अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता हैं हरियाणा प्रदेश में जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठाई है, निर्भीक होकर आवाज़ उठाई है, दबंग होकर आवाज़ उठाई है। और वहीं उनके लिए एक बात और कही जाती है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर हम सच्चाई ढूंढें तो वो भी आपको अभय सिंह जी चौटाला ही नज़र आएंगे। क्योंकि प्रदेश के लोग भी उस मतलब उनको वो इंटरेस्ट नहीं इस बार सेशन में था जो एक अभय सिंह चौटाला का रुतबा था और वो पूरे हरियाणा का मसला उठाते थे। लगता है कहीं ना कहीं इस बात का कमी और मलाल इस बात का है। बिल्कुल। मैं अभी पीछे 2 दिन रोहतक गई थी और वहाँ मैं अनेक जगह जो हमारे मैं यही कहूँगी, मैं पार्टी के नहीं, मैं पारिवारिक सदस्य ही कहूँगी, कहीं महिलाओं ने, महिला जो कि गांव की ग्रामीण की महिलाएं जो है, उन्होंने मुझे कहा कि बेटी अब तो हमारा टीवी देखने जी नहीं करता, अभी हम विधानसभा देखते ही अभय सिंह भी। आज अभय सिंह किस मुद्दे पे और किस नेता के की पोल खोलने जा रहे हैं। तो ये पूरे प्रदेश में नशा का इतना बड़ा कारोबार हो गया कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, रोज एक मौत जो है नशे के कारण निश्चित हो चुकी है हरियाणा प्रदेश में। और ये अपनी जो बेल्ट है पूरी, जो डबवाली, सिरसा, ये जो बेल्ट है पूर्ण रूप से नशे में संलिप्त है। बड़े बड़े जो हैं इसमें आपको दिखेंगे सरगना जो है, नशे के सरगना है। तो क्या इसके ऊपर कभी रोक लगेगी नहीं? क्या हमारा यूथ खत्म ही हो जाएगा? क्या हमारी माएँ ऐसी जो है रोती रहेंगी क्या? 400+ दलालों की लिस्ट फिर से जारी कर दी राजस्व विभाग ने और डीसी को लिखा गया है कि इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। कैसे देखते हैं इस कदम को और सरकार की मंशा आपको क्या नज़र आ रही है कि सरकार वाकई जीरो टॉलरेंस पर बात करती है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है? देखिए, भ्रष्टाचार तो 10 साल में बढ़ाया है। जो आपने बात करी कि 400 इनको अब दलाल दिखे, लिस्ट बनाई इन्होंने और भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट बनाई इन्होंने। ये तो छोटे जो हैं अधिकारियों पे गाज गिराने वाली बात है। असल कौन है? ये जो दलाल किसने पैदा करे? पिछले 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट है तो ये जो दलाल भी तो उन्हीं के पैदा किए हुए हैं ना। आज 10 साल के बाद अब दिखाई दिए इनको। ये जो लिस्ट तैयार करी इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, कागजी जो है दिखावा करते हैं। आप एक देखिए, जल्दी अभय सिंह जी चौटाला जो है हरियाणा प्रदेश में अपने कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जो संगठन है वो
हमारी तैयारी थी कि जनवरी तक हमने कंप्लीट कर लेना था, लेकिन दुर्भाग्यवश आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का देहांत हुआ और उस वजह से फिर अभी फील्ड में निकले नहीं और अब जल्दी फरवरी में प्रोग्राम करके मार्च अप्रैल तक संगठन जो है पूरा खड़ा कर दिया जाएगा। और जो रास्ता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने दिखाया है, उस रास्ते पे चल के मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात की गुजारिश करूँगी, जो भी हमारे जैसे कि चौटाला साहब कहते थे कि जो हमसे खफा, जो हमसे दूर चले गए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो आएँ और उनका जो स्वप्न जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चाहती है हरियाणा प्रदेश के लिए करना, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हरियाणा के लिए स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करने में अभय सिंह जी चौटाला का साथ दें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे दिवंगत 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद पहली बार चौटाला परिवार की तरफ से इनेलो की महिला महासचिव इकाई विंग के जो प्रदेश महासचिव हैं सुनैना सिंह चौटाला हमारे साथ बातचीत के लिए आज वो है। तमाम राजनीतिक सवालों पर चर्चा होगी और साथ ही चौटाला साहब के साथ उन्होंने बहुत वक्त बिताया, आखिरी पलों में भी वो साथ रहे और कैंपेनिंग जब उन्होंने की तो उनसे जुड़े किस्से और तमाम सवालों पर हम उनसे जवाब भी चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर। मैडम, प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा घाटा चौटाला साहब के जाने के बाद जो है, शायद जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी आप चौटाला साहब के साथ थे और विधानसभा का चुनाव भी अभी 100 दिन पूरे हुए हैं और आखिरी पड़ाव में भी कई शादी समारोह जो आखिर में चौटाला साहब ने अटेंड की उनमें भी आप साथ थे। कैसे देखते हैं चौटाला परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात, एक ऐसा हरियाणा की राजनीति को आघात है, कैसे इसकी भरपाई होगी और ऐसी यादें जो आखिरी वक्त में आपकी चौटाला साहब से कोई बातचीत हुई हो, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज ना केवल परिवार, ना केवल हरियाणा बल्कि देश की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आदरणीय चौटाला साहब के जाने से। और एक ऐसे नेता जिनका आप ये देखेंगे कि उन्होंने सामाजिकता किस कदर निभाई, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का नेता था, उसके साथ उन्होंने एक सामाजिक रिश्ता अपना बखूबी जो है कायम रखा। भाईचारे की एक मिसाल जो उन्होंने कायम की, उस चीज़ को हमने देखा कि असल में जब चौटाला साहब चले गए तो असल में उनकी कमाई हमने देखी, सही मायने में उन्होंने लोग कितने कमाई है, सबसे बड़ी कमाई जो थी। उसके बाद जैसे उनके साथ मैं विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग में मैं उनके साथ थी और जैसे जैसे गांव जा रहे थे, जो मैंने लोगों में उनका क्रेज़ देखा, लालायित होके बूढ़े बुजुर्ग उनसे मिलने आए। एक जगह तो एक 95 के बुजुर्ग आए मिलने, तो उनको कहते कि भी आप 95 के हो, आप 100 साल जियोगे और मैं 115 साल जीऊँगा। ये जो जज्बा था, एक जीवंत एक जो उनका था जज्बा, वो बहुत एक इंस्पायर करके गया। फिर जब जैसे ही लोगों को देखते थे, देख के और फिर मुझसे एक बात उन्होंने कही कि ये जो सामने हमारे हैं ये हमारा परिवार है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उन्होंने राजनीतिक तौर पे नहीं, पारिवारिक तौर पे देखा हमेशा कि ये हमारा परिवार है और हमारे ऊपर इनकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, तो इनको कभी निराश नहीं करना। वो एक बहुत बड़ी बात जो थी, उन्होंने एक सीख दी। और हर जगह जब मैं परिवर्तन यात्रा के दौरान हर गांव में जब मैं पहुंची, हर गांव में हर घर ने, मतलब लगभग हर घर में ये बात चर्चा सुनने को मेरे को मिली कि हमारे घर चौटाला साहब आए थे। और कोई कहता था कि मेरे पिताजी के गोडा मोड़ने आए थे, कोई कहता हमारे जब ये 2 गढ़ होती है जो दसोटन होता है उस पे आए थे, कोई कहता हमारे शादी में आए थे। और मतलब उनका जो लगाव मैंने देखा और उनकी जो हाजिरी जो उन्होंने लोगों को सही मायने में दी हरियाणा प्रदेश में, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि देखो मेहनत
का कोई उनका जोड़ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा हम सबको शक्ति दे और उनके दिखाए रास्ते पे चल के एक नया हरियाणा प्रदेश, एक नए आयाम, इंडियन नेशनल लोकदल एक नए सिरे से और उनके दिखाए रास्ते पे चल के हम आगे लेके जाएं। जी अभी मैडम जो भाजपा सरकार इस बार जो बनी है उसके 100 दिन का जो कार्यकाल पूरा हो गया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से आप भाजपा के 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने तमाम जो अपने दावों और वादों को जो भुनाने का फिर से जनता के बीच में काम किया, मगर आप कितनी सेटिस्फाई हैं इस बात से 100 दिन के कार्यकाल से? सबसे पहले तो अगर मैं 100 दिन की बात करूं तो 100 दिन के अंदर आप ये देखो एक पेपर और लीक हो गया, जो मतलब 10 साल पीछे भारतीय जनता पार्टी और ये 100 दिन, इसमें आप देखो एक लिस्ट बनाओ कितने पेपर लीक हो गए और अभी 100 दिन में हो गया। 2 धरने मैं देख चुकी, HKRN का और अभी पटवारी जो है धरने, वही 100 दिन में कुछ नया कुछ नहीं किया, वही 10 साल वाली जो रीत है उसको निभाते चले जा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये देखें महंगाई इस कदर बढ़ गई कि आज लोग परेशान हो चुके हैं, इतनी GST पे करते हैं। आप ये देखें रजिस्ट्रियों पे रेट बढ़ा दिए, कोई अपना घर मकान नहीं खरीद सकता, इवन किराए का अगर लोगे तो भी आपके ऊपर टैक्स लग गया। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ महंगाई नहीं बढ़ी हो? खाद नहीं मिलती है किसानों को, आप कहीं पे भी जाओ आपको एक बात किसान रो रो के कहेगा कि बिना खाद के हमने बिजाई करी है, इस बार बिना DAP के करी है। तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ अखबारों में कहने की अलग है, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहते थे, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो भी 2100 रुपये हम महिलाओं के लिए शुरू करेंगे। अभी सरकार की बजट लेके आएंगे, इससे हिल जाएगा सब कुछ। इससे हिल जाए नहीं, अभी कुछ 100 दिन फिर किस चीज़ के लिए भुना रहे हैं? जब आएंगे तब देखेंगे। कह तो रहे थे पटवारियों को नौकरियां दी हैं, इधर आप देखो उनकी लिस्ट ये जारी करते दिख रहे हैं। अब और आप ये देखो कि रजिस्ट्री घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, और रजिस्ट्रियों पे अब और फिर से इन्होंने कर बढ़ा दिए। तो 100 दिन में क्या किया, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? जो नौकरियां ये देने की बात कर रहे थे उसमें तो एक धरना हो चुका है अभी तक। और वहीं पे अगर मैं आप कुल मिला के बात करूं, गांव ग्रामीण अंचल में तो अभी तक तो ये लोग पहुंचे ही नहीं है वहाँ तक। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई क्या चीज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को पब्लिश करें और श्वेत पत्र जारी करें कि हमने कितने लोगों को कहाँ तक किस किस पोस्ट पे नौकरियां दे दी हैं। जबकि हरियाणा प्रदेश में एक मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद के लिए अभी AMS की पोस्ट निकली थी, उसमें भी हमारी टॉपर PhD लड़की, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, टॉपर PhD लड़की, उसको नौकरी ना देके राजस्थान के इतने सारे जो ऑफिसर्स बैठाए हैं। तो ये क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि 100 दिन, 10 साल 100 दिन से भारतीय जनता पार्टी है और 10 साल 100 दिन से हरियाणा प्रदेश भुगत रहा है। सरकार कह रही कि व्यापारियों का 2500 करोड़ माफ़ कर दिया। 2500 करोड़ व्यापारियों का माफ़ किया, लेकिन किसान का क्या हुआ? ये रजिस्ट्री के ऊपर जो रेट बढ़े इसका क्या हुआ? ये जो हम तो शुरू से कहते हैं पूंजीपतियों की सरकार है, और ये साबित करते जा रहे हैं कि ये वाकई में ही पूंजीपतियों की सरकार है। मैम सबसे बड़ा जो सवाल है इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, जिस पर विपक्ष भी लगातार हल्ला बोल रहा है, जो कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली हैं उनके ऊपर जो बेहद संगीन जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मामला होने के साथ साथ एक बहुत शर्मनाक चीज़ भी है, और भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से नेताओं पे कोई एक नया एलिगेशन नहीं है, पहले भी लगते रहे हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई ऐसी नज़र नहीं आती थी। बहुत धरने प्रदर्शन करने के बाद तब जाके फिर
जो एक संदीप सिंह जो थे, इनके मंत्री थे, खेल मंत्री, उनके ऊपर बहुत टाइम के बाद जब वो बिल्कुल उस जो महिला कोच थी उनका जी जान लग गया, परिवार सब इकट्ठे, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत, और उसके ऊपर भी विधानसभा में मनोहर लाल जी खट्टर ने क्या कहा, इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इनकी एक बेटी की इज्जत देखो आप। अभी आज फिर से मोहनलाल बड़ोली जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। मैं इल्ज़ाम की बात कर रही हूँ, अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन नैतिकता किसको कहते हैं, मोरल ड्यूटी क्या बनती है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनके खुद के ही मंत्री अनिल विज जी ने इस बात के ऊपर कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि खुद की पार्टी में ही एक दूसरे के ऊपर कोई उनमें एक में समन्वय नज़र नहीं आता है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो बात ये कहते हैं कि भाई जो आपने पूछी मुझसे पहले, व्यापारियों का जो कर्जा माफ़ कर दिया था, व्यापारियों का तो कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन ओलावृष्टि से 85,000 करोड़ किसान का मुआवजा पेंडिंग है इनके पास। उनको तो उनका हक ही नहीं दे रहे और उनको सौगात दे रहे हैं। किसान का क्या, किसान कर्जायत नहीं है, और कर्जायत गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से किसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अनदेखी जो एक आम पब्लिक की जा रही है, ये गलत है, और मोहनलाल बड़ोली जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मैडम कैसे देखते हैं कांग्रेस की जो इतनी करारी हार हुई, और मुझे लगता है इस राजनीतिक रूप से जो ऐसा स्वर्णिम काल कभी कांग्रेस के लिए जो एक बूम इतने लेवल तक का था वो शायद कभी फिर नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अब तक अपनी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं कर पाई है, अपने जिलाध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाई, अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाई है, जिसके बाद लगातार किरण चौधरी भी उनको कटघरे में खड़ा करती रही है। कैसे देखते हैं आप, कौन सबसे बड़ा जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी में आप देखते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी हार मिली? देखिए, इस पे ऊपर ना मैं आपको एक मतलब बात करना चाहूँगी कि जो हारी हुई बाजी को जीतता है उसको तो सिकंदर कहते हैं, और जो जीती हुई बाजी को हारता है उसको भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं। ठीक है। क्योंकि कुल मिला के अगर आप देखेंगे, आज हरियाणा प्रदेश में आप चले जाओ, छोटे से छोटा बच्चा इस बात के लिए आपको बताता हुआ आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी को डुबोने वाले कौन, तो वो सीधा नाम लेंगे कि ये तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ही थे, क्योंकि इनकी सांठगांठ थी। पूरे 5 साल तक, पिछले पूरे 5 साल तक भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और इनकी टीम तथा कथित जो इनके नेता, उनकी एक जिम्मेवारी लगा दी थी इन्होंने कि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम भारतीय जनता पार्टी की। वहीं हम ये कहते थे कि जनता जनार्दन आप अपने और पराये की पहचान कर लो, बी टीम हम नहीं है। हमारे तो नेता ऐसे हैं कि जो कह दिया वो करके देते हैं आपको, लेकिन यहाँ ऐसे विश्वासघाती नेता निकले भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। बी टीम तो कहते कि इंडियन नेशनल लोकदल को, और ए बी सी सारी टीम बन गए खुद। जो आप ये देखें कि चुनाव के दौरान जितने टिकट बांटी गई थी, सबसे ज़्यादा टिकट भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अपने आधिकारिक क्षेत्र में लेके अपना प्रभाव से उन्होंने बांटी, और वो सीटें वो हारे, कितनी सीटें हार चुके। उसके बाद जो सीट वो हारी है कांग्रेस, वहाँ पे इन्हीं के नेता पैरेलल खड़े थे, जिनको इन्होंने थपकी दे दे के कह रखा था कि टिकट तेरी है। पैरेलल खड़े थे, और पैरेलल खड़े हुए हर पार्टी में ये चीज़ें हो जाती हैं कि जो नाराज़ नेता है वो निर्दलीय खड़ा हो जाता है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व की जो बनती है कि अपने जो नेता को उसको मनाएं या उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। आप एक भी रिपोर्ट ये नहीं देखेंगे कि कहीं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपने किसी भी ऐसे कार्यकर्ता नेता को मनाने के लिए पहुंचे हों। तीसरी बात, अब जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के पास अभी जो CLP लीडर के पास एक सरकार की तरफ से एक कोठी होती है, उसको बचाने के लिए भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो है आए दिन निरंतर
जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने नाक रगड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी से उनको अब सरोकार रहा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को तो शुरू से लेकर आखिर तक नुकसान ही नुकसान करने का काम किया है। जितने भी कांग्रेस पार्टी में अच्छे लीडर थे उनको सबको आप जाके पूछें, एक ही बात सामने आएगी, वो किसके सताए हुए गए। कुलदीप बिश्नोई जी, राविंदरजीत सिंह, किरण चौधरी जी और अनेक नेता जो हैं उनकी वजह से पार्टी से निकले। क्यों? क्योंकि पुत्र मोह उनको लेके बैठ गया। पूरे हरियाणा प्रदेश को उन्होंने अपने पुत्र के मुंह में डुबोने का काम किया है। अभी एक और इन दिनों में जो मुद्दा सबसे एक्टिव है वो है कि कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी, उनके भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे और उन्होंने बाद में वहीं पर खुद जाकर उनके साथ उन्होंने बातचीत की। कैसे देखते हैं, खुद मंत्री इस बात से प्रताड़ित हैं कि अफसर उनकी सुनवाई नहीं कर रहे? देखिए, ये कार्यप्रणाली पर डिपेंड करता है। किसी भी गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली जो है इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी आधिकारिक जो पकड़ है वो कतई नहीं है। और आप एक देखेंगे कि एक मुद्दा और भी है, पटवारी जो है। अभी 370 पटवारियों की लिस्ट आने के बाद अभी सरकार ने 400 प्लस दलालों की लिस्ट और जारी कर दी है। और लिखा है डीसी को कि आप 15 दिन में त्वरित आगे की कार्रवाई करें। हाँ, तो देखो आप, वो 400 की लिस्ट जो बनी है दलालों की, वो दलाल तैयार कब हुए ये तो बताएं। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, तो वो जो दलाल जो तैयार किसने किए? वो तो बीजेपी ने किए हुए हैं ना। अब आका चेंज होने के बाद दलाल चेंज हो जाएंगे, फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा। रही बात फोन ना उठाने की, तो ना केवल किरण चौधरी जी बल्कि हरियाणा प्रदेश में अनेक जगह इसी तरीके के अधिकारी बैठा दिए गए हैं जो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम हरियाणा प्रदेश के उन अधिकारियों को एक बात चेताना चाहती हूँ कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक की पॉकेट से आपकी तनख्वाह आती है और इस बात को बखूबी समझे कि वो तो मंत्री थी, वो आप तक पहुँच गई और उनकी बात, उनकी आवाज़ जो है मीडिया ने छाप दी। आम आदमी कितना परेशान होता होगा ये आप सोच सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अधिकारियों को ये बात कहना चाहती हूँ कि या तो पब्लिक का फ़ोन उठाना सीख जाओ, नहीं तो पब्लिक अपनी ड्यूटी आपसे अच्छे भले तरीके से करवाएगी, धरने प्रदर्शन करेगी और आपके ऑफिसेज में जाके आपको बेइज्जत तक करने का काम जो है पब्लिक आप कर सकती है, क्योंकि ये राइट बनता है पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक आपको पे कर रही है। मैम, थोड़ा हटके सवाल, अभी जो सवाल आपका खुद का ही काफ़ी सुर्खियों में है मीडिया के अंदर। हालांकि पूरे प्रांत के जो लोग हैं वो भी चौटाला साहब के निधन के बाद उनके अंतिम जो श्रद्धांजलि सभा के दौरान भी लोग इस बात के कयास लगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि क्या अब फिर से हरियाणा में चौटाला परिवार एक हो जाएगा। मगर आपने अभी एक बयान दिया कि कौरव और पांडवों का परिवार भी एक था और सामाजिक तौर पर भले ही हो मगर राजनीतिक तौर पर शायद अभी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि चौटाला परिवार के एक होने के कोई संकेत इन फ्यूचर में नज़र आ सकते हैं? लग सकता है आपको चौटाला साहब के बाद चौटाला परिवार एक होना चाहिए? देखो गुरविंदर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ना बहुत पुरानी बात हो गई है। 5 साल तक इस जद्दोजहद में निकल गए और आगे भी फिर हम हरियाणा प्रदेश का नुकसान नहीं चाहते हैं इस जद्दोजहद में पड़ के। और जो मैंने बात कही वो मेरा एक सांकेतिक जो बात थी कि समाज में हर घर में ये बात है। आज आप 2 भाई एक जगह है, कल को आप लोगों को अलग होना होगा। आप अपने फादर से अलग होंगे, आप अपने चाचा से अलग हुए होंगे, आपके फादर भी हुए होंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो समाज की है। अगर अलग नहीं होंगे तो अलग अलग अपना जो है भरण पोषण ढंग से नहीं कर पाएंगे इकट्ठे। तो ये एक धारणा है। वहीं मेरा जो ये उदाहरण देने का भी यही एक तात्पर्य था कि परिवार एक होने से नहीं होता। आपकी विचारधारा कहाँ है, आपकी विचारधारा किसके साथ है, कौन सी पार्टी के साथ है। हमारा परिवार तो वो है जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को फॉलो करता है, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष में उनके साथ संघर्ष कर रहा है, अभय सिंह जी चौटाला का हौसला अफजाई कर रहा है, क्योंकि वो इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं। तो बात विचारधारा की है। और जो जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं
तो एक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षा नहीं होती तो अलग ही नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज़ आज एक चीज़ फैलाई जा रही है कि एक हो जाएंगे तो हरियाणा प्रदेश में बहुत बढ़िया हो जाएगा परिवार के लिए। यहाँ परिवार को नहीं देखना, हमें प्रदेश को देखना है। और अगर अलग ही ना होते तो गवर्नमेंट बनती ना। तो सवाल ये है, तो इसलिए मैंने ये बात कही कि इन चक्करों में ना पड़ के एक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मजबूत बनाएं, जो कि हरियाणा के हित में है, उस चीज़ के लिए जाएंगे। मैडम, आप अब आईएनएलडी में सुप्रीमो के तौर पर किसको देखते हैं? क्योंकि चौटाला साहब के जाने के बाद किसको आप संरक्षक के तौर पर देखते हैं कि अब आगे की जो कमांड है, आईएनएलडी कैसे अपने पूरे संगठन को कामयाब करे, मजबूत करे, कैसे कुनबे को आगे बढ़ाए? कौन सबसे मजबूत सुप्रीमो आपको नज़र आता है? देखिए, आईएनएलडी की तो एक प्रथा रही है कि जब भी कोई भी डिसीज़न हो, राजनीतिक डिसीज़न, तो पार्टी के पदाधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्व से पूछ के किया जाता है। इवन अगर कहीं टिकट भी देनी है तो वो भी पूछ के दी जाती है। और ये काम तो खैर शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन मेरे नज़र में जो मेरा एक ओपिनियन है कि पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह जी चौटाला को होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीमो उसको हम कहेंगे जो पार्टी की विचारधारा को आगे लेके जा रहा हो। तो अनेक उदाहरण आप देखेंगे कि सड़क से लेके विधानसभा तक अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता हैं हरियाणा प्रदेश में जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठाई है, निर्भीक होकर आवाज़ उठाई है, दबंग होकर आवाज़ उठाई है। और वहीं उनके लिए एक बात और कही जाती है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर हम सच्चाई ढूंढें तो वो भी आपको अभय सिंह जी चौटाला ही नज़र आएंगे। मेरी नज़र में अभय सिंह जी चौटाला को ही सुप्रीमो होना चाहिए। अभी जो विधानसभा का पहला सेशन था तो उसमें आपको कमी नज़र आई कोई? क्योंकि प्रदेश के लोग भी उस मतलब उनको वो इंटरेस्ट नहीं इस बार सेशन में था जो एक अभय सिंह चौटाला का रुतबा था और वो पूरे हरियाणा का मसला उठाते थे। लगता है कहीं ना कहीं इस बात का कमी और मलाल इस बात का है। बिल्कुल, मैं अभी पीछे 2 दिन रोहतक गई थी और वहाँ मैं अनेक जगह जो हमारे मैं यही कहूँगी, मैं पार्टी के नहीं, मैं पारिवारिक सदस्य ही कहूँगी, कहीं गोड्डा मोड़ना था कि मैं मिल के आई थी उनसे। हर जगह मुझे इस बात कहा गया कि विधानसभा देखते ही अभय सिंह जी चौटाला के लिए थे हम तो। और महिलाओं ने, महिला जो कि गांव की ग्रामीण की महिलाएं जो है, उन्होंने मुझे कहा कि बेटी अब तो हमारा टीवी देखने जी नहीं करता, अभी हम विधानसभा देखते ही अभय सिंह भी। आज अभय सिंह किस मुद्दे पे और किस नेता के की पोल खोलने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, जो मैं यही कहूँगी, लोग जो है इस बात को मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को चाहे कहीं से भी हो, अगर हमारा बस चले ना, एक मेंबर हमने अपनी तरफ से बिठाना हो तो विधानसभा में अभय सिंह को बिना एमएलए के हम बिठा के आ जाए। मतलब इतनी तक बात लोगों ने कही है। अभी जो कांग्रेस अपनी हार को किसी भी तरीके से भूल नहीं पा रही है। अभी जो उनके सांसद हैं जेपी जयप्रकाश, उनके ऊपर भी लगातार ठीकरा फोड़ा जाता है और उनके ऊपर तो इवन गबन तक के आरोप उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के नेता लगाते हैं और उन्हीं को दोषी ठहराते हैं कांग्रेस की हार का भी। कैसे देखते हैं तमाम आरोप प्रत्यारोपों का? देखिए, सच्चाई जो है ना ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती है। और जयप्रकाश जी के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि वो सांसद जरूर बने, लेकिन एक बड़प्पन जो है वो अभी तक वो नहीं ला पाए हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ छल करना, कपट करना और अपनी ही पार्टी को उस कुएं में धकेलने के जो काम जो उन्होंने किया, वो बखूबी आज एक एक उनका जो कांग्रेस पार्टी के खुद के जो नेता हैं वो बता रहे हैं। और यहाँ तक कि जो कांग्रेस भवन है हिसार में, उसके ऊपर भी कब्जा कर रखा है कि और कोई भी मेरी इजाज़त के बिना और कोई वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये शर्मनाक बात है कि जो पार्टी नेशनल पार्टी है उसमें एक तथाकथित कोई भी नेता उसके ऊपर कब्जा करे, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पकड़ जो है वो नहीं रही है। और हिसार की जनता जो है हमेशा ये जो बात थी कह रही थी कि सिर्फ सांसद लगने से कोई नहीं, कोई भी पहले भी वो सांसद रहे हैं, कोई भी हिसार के लिए उन्होंने कोई बड़ा काम ऐसा कुछ नहीं कराया जिसके लिए वो जाने जाएं या कुछ अच्छे काम के लिए नहीं जाने जाते। और अब तो उनके नेता भी उनके खिलाफ जो है
जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बातें हैं। और एक ने तो ये तक कहा है कि क्रैशर तक बेच दिया हमारा, बेच के भी हम बताया तक नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक नेता के ऊपर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। अभी आप हाल ही में हरियाणा में कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी बहुत दावे के साथ कहती है कि हमने बहुत चाक चौबंद किया है, दुरुस्त किया है, सुशासन प्रशासन पर पकड़ है। कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था को? निरंतर आप अखबार खोलते ही कहीं पे कोई मर्डर करके चला गया, कहीं 5 से 6 घटनाएं रेप की आपको मिलेंगी। पूरे प्रदेश में नशा का इतना बड़ा कारोबार हो गया कि हमारे जो युवा बच्चे हैं रोज एक मौत जो है नशे के कारण निश्चित हो चुकी है हरियाणा प्रदेश में। और ये अपनी जो बेल्ट है पूरी, जो डबवाली सिरसा, ये जो बेल्ट है पूर्ण रूप से नशे में संलिप्त है। बड़े बड़े जो हैं इसमें आपको दिखेंगे सरगना जो है, नशे के सरगना है। तो क्या इसके ऊपर कभी रोक लगेगी नहीं? क्या हमारा यूथ खत्म ही हो जाएगा? क्या हमारी माएँ ऐसी जो है रोती रहेंगी क्या? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल ही की घटना देखें, नारायणगढ़ में बीएसपी और इनेलो के साझा उम्मीदवार थे, उनकी हत्या कर दी गई है गोली मार के सरेआम। जब वो लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो? कानून व्यवस्था का तो इन्होंने जनाजा निकाल रखा है, भट्टा गोल है। और रॉबरी की कितनी आप घटनाएं देखें, आप अखबार में, मेरे कहने की बात नहीं, आंकड़े निकाल के देख लें। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 2 पे हो चुका है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। पिछले 10 साल और 100 दिन भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया। मैं आखिरी 2 ही सवाल हैं, संक्षिप्त में आपसे एक जवाब चाहूँगा। अभी हरियाणा में ये मसला अभी थमा नहीं है कि 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट आने के बाद पटवारियों ने 3 दिन का काले बिल्ले बांधकर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपे कि सरकार कैसे कह सकती किसी को भ्रष्ट, कोर्ट में जब तक आरोप न तय हो जाए। अभी सरकार ने 400 प्लस दलालों की लिस्ट फिर से जारी कर दी राजस्व विभाग ने, और डीसी को लिखा गया कि इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। कैसे देखते हैं इस कदम को, और सरकार की मंशा आपको क्या नज़र आ रही है कि सरकार वाकई जीरो टॉलरेंस पर बात करती है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है? देखिए, भ्रष्टाचार तो 10 साल में बढ़ाया है। जो आपने बात करी कि 400 इनको अब दलाल दिखे, लिस्ट बनाई इन्होंने, और भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट बनाई इन्होंने। ये तो छोटे जो हैं अधिकारियों पे गाज गिराने वाली बात है। असल कौन है? ये जो दलाल किसने पैदा करे? पिछले 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट है तो ये जो दलाल भी तो उन्हीं के पैदा किए हुए हैं ना। आज 10 साल के बाद अब दिखाई दिए इनको। ये जो लिस्ट तैयार करी इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, कागजी जो है दिखावा करते हैं। आप एक चीज़ देखें, आज एजुकेशन के नाम के ऊपर सबसे बड़ा एक शिक्षा, एक कितना बड़ा जो शिक्षा होनी चाहिए, काम करना चाहिए, शिक्षा के अंदर भी संघी बिठा दिए सारे। HAU के जो VC बैठे हैं कंबोज, आप उनके अगर कार्य देखें तो खुद शर्म आती है कि एक डॉक्टर बनने जा रही लड़की के साथ उन्होंने इतना अभद्र, इतना उसको टॉर्चर किया कि उसने लास्ट में आत्महत्या की है बेटी ने। और अभी भी आप देखेंगे उनके अगर कार्यक्रम आप कहीं जाके देखेंगे एक VC के, तो हमारे जो बच्चियां हैं वो डांस करते करते उनको लेके जा रही हैं। और मतलब आपको देख के शर्म आ जाएगी कि एजुकेशन के नाम के ऊपर ये क्या धब्बा इन्होंने बिठा दिया। HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका पूरी इंडिया में नाम है, उस HAU में जो VC हैं उनके ये हालात हैं। तो आप देखें कि उनके ऊपर तो कार्रवाई हो नहीं रही है, उनके ऊपर कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, लेकिन पटवारी की लिस्ट बना दी और वो लिस्टें बना बना के लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बड़े ही फेयर तरीके से काम करने जा रहे हैं, जबकि इन्हीं के वो पैदा किए हुए दलाल हैं। वहीं आप अनिल विज जी को कहते हुए देखेंगे कि मैं अब जो है ये परिवहन जो है ये मैं दुरुस्त कर दूंगा। पिछले 10 साल में खराब किसने किया? अब आप 100 दिन में दुरुस्त करने की बात करें, पिछले 10 साल में आप ही तो बैठे हैं, आप लोगों ने ही तो भट्ठा बिठा रखा है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि जनता जनार्दन को इस बारे में सोचना चाहिए। जब वोट डालने जाएं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखें कि आपकी सुनवाई कौन कर सकता है, आपके
को महंगाई से राहत कौन दिला सकता है, ऐसी सरकार सत्ता में लेके आए जो आपकी सुनवाई करे, आपके पास आए। मैडम आखिरी सवाल है, अभी आगे का क्या सबसे बड़ा एम रहने वाला है आईएनएलडी का? संगठन का कब विस्तार होगा, क्योंकि आपने तमाम कार्यकारिणियों को भंग कर दिया था, और सुप्रीमो को लेकर क्या सिफारिश होगी, और आगे का क्या पूरे का पूरा कार्यक्रम है वो आईएनएलडी का रहने वाला है? देखिए, जल्दी अभय सिंह जी चौटाला जो है हरियाणा प्रदेश में अपने कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जो संगठन है वो हमारी तैयारी थी कि जनवरी तक हमने कंप्लीट कर लेना था, लेकिन दुर्भाग्यवश आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का देहांत हुआ और उस वजह से फिर अभी फील्ड में निकले नहीं, और अब जल्दी फरवरी में प्रोग्राम करके मार्च अप्रैल तक संगठन जो है पूरा खड़ा कर दिया जाएगा। और जो रास्ता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने दिखाया है, उस रास्ते पे चल के मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात की गुजारिश करूंगी, जो भी हमारे जैसे कि चौटाला साहब कहते थे कि जो हमसे खफा, जो हमसे दूर चले गए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो आएँ और उनका जो स्वप्न जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चाहती है हरियाणा प्रदेश के लिए करना, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हरियाणा के लिए स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करने में अभय सिंह जी चौटाला का साथ दें। और जैसे ही हमें कहीं पे भी अगर ये पता चलता है कि हमारा कोई अपना जो है हमसे नाराज़ है किसी कारणवश, तो हम उनके पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, चाहे बेशक हमें अपने हाथ जोड़ने पड़े। मैं नेताओं की बात तो करती नहीं, मैं वोटर की बात करती हूँ, क्योंकि आज जो वोटर हमारा है हम उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैडम आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त भी निकाला और तमाम सवालों पर खुलकर चर्चा की, बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच गुरविंदर, ऑल द बेस्ट। तो ये थे हमारे साथ सुनैना सिंह चौटाला जो बातचीत कर रहे थे और तमाम सवालों पर उन्होंने खुलकर चर्चा की है, खासतौर पर भाजपा के 100 दिन के कार्यकाल को आईएनएलडी कैसे देखती है, और चौटाला साहब के जाने के बाद अब आईएनएलडी का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उस पर भी उन्होंने संकेत है वो बिल्कुल विस्तारपूर्वक उस पर चर्चा की है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अब आगे के कार्यक्रम तय करेंगे और आईएनएलडी फिर से दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सपनों को पूरा करने के लिए मिशन 2029 पर निकलेगी, और आने वाले वक्त में कैसे पार्टी का विस्तारीकरण हो, संगठन को मजबूत किया जाए, इस बेड़े को और कैसे बड़ा किया जाए, यही आईएनएलडी का सबसे बड़ा मोटिव रहने वाला है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। चौटाला आईएनएलडी को लेकर आप क्या क्यास लगाते हैं, क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली, सिरसा।